दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से मध्यकाल की शुरुआत होती है, मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण होता है और जो हालात हैं, सबसे पहले हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना है कि भारत में उस वक्त हालात कैसे थे, कौन सा साम्राज्य कहाँ पर था, वो स्थिति कैसी थी। थोड़ा सा मैप पे आप ध्यान दीजिएगा, इससे कॉन्सेप्ट बनाने में बहुत आसानी होती है क्योंकि हम लोग देखते हैं कि यहाँ से राजपूत काल की शुरुआत होती है। तो जो राजपूत काल है वो कैसे अस्तित्व में आता है, वो शासक कौन कौन से हैं, जस्ट मिनट एक देखिएगा। ये भारत में वर्तमान जो सीमा है, इसको ध्यान से समझिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का जब आक्रमण होता है तो सिंध का इलाका ये वाला सेक्शन है जहां पर वो आक्रमण करते हैं। उनके आक्रमण के पश्चात जो हमारे यहाँ का इतिहास अवेलेबल है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब तक हर्षवर्धन जीवित था तो उसका राजधानी कन्नौज यहाँ पर मौजूद है, के फॉर कन्नौज। इनके शासन के दौरान ही कन्नौज की महत्ता पूरे देश में फैल चुकी थी। 647 में जब इनकी मौत हो जाती है तो उसके पश्चात सब 75 वर्षों का जो इतिहास है कन्नौज का, वो अननोन है। फिर हम लोग ये देखते हैं कि यशोवर्मन नामक एक कोई शासक है जो कन्नौज से शासन कर रहे हैं। तो ये स्थिति 8वीं शताब्दी में आकर हमें दिखाई देती है। तो सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि 8वीं शताब्दी में जब राजपूत कुल की शुरुआत होती है तो कौन कौन सा वंश यहां पर मौजूद था। पश्चिम भारत की ओर अगर गौर करें तो यहां पर प्रतिहारों का शासन था। दक्षिण की ओर अगर ध्यान दें तो यहां पर राष्ट्रकूट मौजूद थे और पूर्वी सेक्शन में यहां पर पालों का राज्य था। ध्यान देना है कि प्रतिहार जो मौजूद थे वहां पर राजपूताना, मध्य भारत और गुजरात के सेक्शन में थे। नर्मदा से दक्षिण में राष्ट्रकूटों का राज्य था और पूर्वी भारत में, जिसमें आज का पूरा बांग्लादेश, त्रिपुरा से लेकर हमारा जो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा तक का इलाका पालों के नियंत्रण में था। यह परिस्थितियां थी 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। अब यहां पर यशोवर्मन जब शासन कर रहे थे तो यशोवर्मन के बाद 770 ईस्वी के आसपास जो 8वीं शताब्दी है, यहां पर एक ऐसे राजवंश का उल्लेख मिलता है जो दुर्बल थे। यशोवर्मन तक तो शक्ति ठीक थी, यहां पर जो नाम मिलते हैं वो आयुध वंशी शासक यहां पर शासन कर रहे थे। आयुध वंश कहा गया है जो कन्नौज में शासन कर रहे थे। 3 शासकों के नाम मिलते हैं जो कन्नौज में थे, तीनों दुर्बल थे। उनके नामों पर अगर हम लोग गौर करें तो सबसे पहले वक्रायुध, दूसरा आता है इंद्रायुध और नंबर 3 में है चक्रायुध। ये 3 नाम हमें मिलते हैं जो आयुध शासक है जो कन्नौज से शासन कर रहे थे। इसको इसलिए समझना जरूरी है पृष्ठभूमि, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे कि यहां पर ये 3 शक्तियां कन्नौज की तरफ आकर्षित होती है और कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो बेचैन होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की महत्ता थी और जो पाटलिपुत्र का सम्राट होता था वो पूरे देश का एक छत्र राजा माना जाता था। सर्वाधिक शक्तिशाली केंद्र था वो पाटलिपुत्र। यही चीज हर्ष के काल से कन्नौज ने हासिल कर ली और अगले 500 वर्षों तक पूरे भारत में कन्नौज की महत्ता इतनी अधिक थी कि जो शासक कन्नौज का शासक होगा वो पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली और महान शासक होगा, ऐसी मान्यता घर कर गई थी। इसी ध्येय से ध्यान में यह रखना है कि पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार तीनों कन्नौज के लिए लालायिक थे। घटनाक्रम की जो शुरुआत होती है, जो पूर्व मध्यकाल की जब हम लोग शुरुआत करते हैं, जो विभिन्न राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पालों की तरफ थोड़ा सा पहले हम लोग ध्यान दे लें, कैसे इनकी बढ़ोतरी होती है और वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बैक चलते हैं। पहले याद होगा जिस समय हर्ष गद्दी पर आसीन हुआ था, उसने प्रण किया था कि जब तक शशांक का खात्मा नहीं करेंगे, क्योंकि वो शशांक जिसने उसके बहनोई की हत्या की थी, जो कन्नौज का शासक हुआ करता था,
उसके पश्चात उनके बड़े भाई, उनके पिता, सारा खानदान हर्षवर्धन का समाप्त हो गया था। शशांक की वजह से उनकी बहन कैद खाने में थी, इसलिए उसने प्रण किया था कि जब तक शशांक को हम खत्म नहीं करेंगे, उसका विनाश नहीं करेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, और अगर ना कर सके तो दिए में कीड़े की भांति जल मरेंगे। यह प्रण था हर्ष का। किंतु जो इतिहास है, हर्ष ने कभी शशांक को कुछ नहीं कर पाया, शशांक को वो नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वो लगातार इसका पीछा करता रहा। अब यहां पर ध्यान देना है कि 647 में हर्ष की मौत हो जाती है, 647 में, और ठीक इससे 10 साल पहले 637 में शशांक की भी मौत हो जाती है। हर्ष के हाथों नहीं मारा था, लेकिन उसकी मौत हो जाती है 637 में। वो बंगाल का शासक था उस वक्त। बंगाल में जो स्थिति बनी थी, उनकी मृत्यु के बाद बंगाल में बहुत अशांति फैल चुकी थी। कहा जाता है कि एक मुहावरा का प्रयोग होता है कि यहां पर मत्स्य शासन था। इट मीन्स कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खाया जाया करती है, जैसा होता है। तो जो शक्तिशाली और बाहुबली लोग थे, वो नीचे दबे हुए लोगों को काफी सताते थे, उनका शोषण करते थे। पूरे बंगाल में अव्यवस्था फैली हुई थी, लूटमार मचा हुआ था, यानी पूरा बंगाल त्राही त्राही कर रहा था। तो यह स्थिति कब तक चलती? लगभग माना गया कि 100 साल तक यह अवस्था थी बंगाल की, आफ्टर शशांक, उसकी मौत के बाद। ऐसे ही हालात में बंगाल के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने यह निर्णय लिया कि यह कैसे संभव है कि बंगाल को फिर से शांति की राह पर आगे बढ़ाया जाए। तो उन लोगों ने तय किया कि एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव हम लोग करते हैं जो प्रशासन संभाले, पूरे सिस्टम को व्यवस्थित करे। तो ऐसे में एक नाम सामने निकल कर आता है, और वो व्यक्ति कौन है? गोपाल। इसके पिता एक सैनिक थे, और इनके पितामह यानी ग्रैंडफादर एक विद्वान व्यक्ति थे बंगाल के। इनमें काबिलियत थी। तो जितने भी प्रबुद्ध समुदाय के लोग थे बंगाल के, उन लोगों ने चयन किया इनका एक प्रशासक के रूप में। और इस तरह से पाल वंश की नींव पड़ जाती है 750 ईस्वी में। इट मीन्स कि 8वीं शताब्दी, जो 8th सेंचुरी है, उसका मिड टाइम 750 है। यानी 8वीं शताब्दी के मध्य भाग में बंगाल में एक राजवंश की स्थापना हो जाती है, जो पाल वंश है। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इसने अपने पीरियड के दौरान साम्राज्य की सीमा को अंग से अंग, मतलब मुंगेर भागलपुर का जो सेक्शन है वो अंग जनपद था, मालूम होगा ये। इसके आगे मगध तक अपना प्रसार करते हैं, यानी थोड़ा सा और आगे वो बढ़ जाते हैं। ये इनके काल में हुआ था। मगध पर आसीन होने के बाद आगे हम लोग पाल शासन में देखेंगे कि इन्होंने औदंतपुरी विहार की भी स्थापना करवाई थी बिहार से, बट अभी उसकी चर्चा हम लोग नहीं कर रहे। मगध तक इनका राज्य था। इसके बाद इनका पुत्र धर्मपाल गद्दी पर आसीन हुआ। धर्मपाल इससे थोड़ा और आगे बढ़े और प्रयाग तक, जो इलाहाबाद है, प्रयागराज आज हो चुका है, वहां तक उनकी सीमा बढ़ गई थी। जब वो प्रयाग तक बढ़ गए, कन्नौज तो पास में, कन्नौज दोआब में है, कानपुर के पास पड़ता है, तो कन्नौज तो वहां पास में ही था। अब इसकी निगाह थी कन्नौज पर कि कन्नौज को नियंत्रण में ला, फिर हमारा साम्राज्य आगे बढ़ेगा और हम भारत के। और यहां यह ध्यान रखना है कि जब धर्मपाल यहां पर पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े दरबार का भी आयोजन किया, यह दिखलाने के लिए कि मैं इस देश का अब सबसे बड़ा शासक हूं। क्योंकि उनके दरबार में 20 से अधिक राजाओं ने शिरकत की, उपस्थित हुए और उनकी अधीनता को मान लिया। अब ध्यान देने योग्य बात है, जब ये चीजें चल रही थी तो पड़ोस में ही ये प्रतिहार मौजूद थे। इनकी राज्य की सीमा यहीं पर थी। कोई अगर शक्तिशाली बन रहा है, शक्ति का विस्तार कर रहा है और उसकी सीमा तक पहुंच गया है, तो ये कोई पड़ोसी शासक इसको सहन नहीं कर सकता है। तो अब प्रतिहार शासकों के अंदर भी यह भावना जागृत हुई कि कन्नौज को नियंत्रण में लेना आवश्यक है। अब यहीं पर हम लोग देखेंगे जो आयुध शासक है वह कठपुतली बन जाते हैं। जिस समय धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया, उस वक्त वहां पर शासक थे इंद्रायुध। इंद्रायुध को वहां से हटाया और उसने अपने नियंत्रण में चक्रायुध को कन्नौज का शासक बनाया। यह काम धर्मपाल ने किया था। अब जब चक्रायुध आसीन होते हैं तो सेम टाइम प्रतिहारों के राजा यहां पर थे वत्सराज, जो इस वंश का दूसरा राजा था। नागभट्ट प्रथम इसका संस्थापक है और इसका पुत्र है वत्सराज। ये अपनी सेना के साथ आगे बढ़ते, क्योंकि इनके पड़ोस में ये चीज हो रही थी। अब ये आगे बढ़ते हैं और फिर से चक्रायुध को ये हटाते हैं और इंद्रायुध को गद्दी पर आसीन करते हैं और धर्मपाल को भी परास्त करते हैं।
माना जाता है कि धर्मपाल की अनुपस्थिति थी, उनकी सेना थी और उस सेना को ये खदेड़ देते हैं। इसका मतलब हुआ कि धर्मपाल की पराजय हुई और फिर से कन्नौज अब इसके नियंत्रण में आ गया। अब यहां पर फिर से इंद्रायुध शासक बन जाते हैं। ये घटनाएं चल ही रही थी। अब पाल आए, प्रतिहार आए, तो राष्ट्रकूट कैसे शांत बैठ सकते थे? दिक्कत यह थी कि ये काफी दूरी पर मौजूद थे, साउथ में थे, उनसे कन्नौज काफी दूर था, डिस्टेंस काफी अधिक थी। यहां पर एक शासक है ध्रुव, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि घटनाएं यहीं से आगे बढ़ती हैं। फिर हम लोग देखेंगे राजपूत काल में जो विभिन्न रियासतें आती हैं। अब ध्रुव जो राष्ट्रकूट नरेश है, बस यहां पर पॉइंट पे यह ध्यान देना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष इन तीनों में आरंभ होता है। किस लिए? कन्नौज पर अधिकार के लिए। और यह संघर्ष लगभग 100 वर्षों तक चलता है, उससे भी अधिक चलता है। पीढ़ियां लड़ती हैं इस कन्नौज के लिए। तो सबसे पहले युद्ध आरंभ किया धर्मपाल जो पाल वंश के थे, इसके पश्चात वत्सराज जो प्रतिहार वंश के थे। अब एंट्री मारते हैं राष्ट्रकूट जो शासक है ध्रुव। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अगर इन तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करें शक्तिशाली कौन था, तो निसंदेह दिखाई पड़ता है कि ध्रुव ज्यादा शक्तिशाली थे। समस्या ये थी कि ये काफी दूर थे, दक्षिण से उत्तर आते थे, आने जाने में इनका समय बहुत जाया होता था, संसाधन की कमी पड़ जाती थी जब ये उत्तर आते थे। इसके बावजूद जब ये उत्तर आए, इन्होंने वत्सराज को जो यहां पर नियंत्रण कायम किया था उसे युद्ध में हराया। और वत्सराज की बेइज्जती ऐसी हुई कि वत्सराज को भागना पड़ा राजपूताना के रेगिस्तान में। इट मींस आज जो राजस्थान में थार का रेगिस्तान है, उस इलाके में जाकर इसे अपनी जान बचानी पड़ी थी वत्सराज को। इसके बाद इसने भी यहां पर नियंत्रण किया और इंद्रायुध जो इसके नियंत्रण में शासन कर रहा था उसे भी खदेड़ दिया। और अब ध्रुव का कब्जा होता है और यही वो समय है ध्रुव ने धर्मपाल को भी परास्त किया। तो इस दृष्टिकोण से देखें, यहां पर तो एक ऐसे युद्ध की शुरुआत हो जाती है जिसमें तीन पक्ष एक दूसरे से उलझे हुए हैं और मकसद क्या है? कन्नौज पर अधिकार करना। तो यहां पर बारी बारी से तीनों, विशेष रूप से पाल वंश के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग जाएंगे। घटनाएं इतना है, कैसे संघर्ष की शुरुआत होती है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, फिर पालों के संदर्भ में पूरी बात, जिसमें गोपाल, धर्मपाल, देवपाल जो भी शासक है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर अवश्य ध्यान देना, क्योंकि टारगेट हमारा बीपीएससी फाइनली क्रैक करना, ये ध्यान रहे। इसके अलावा इनके बारे में संक्षिप्त रूप में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान देना है, इनके बारे में भी ध्यान देना है। और हम लोग यहीं पर देखेंगे कि इनका जो साम्राज्य था प्रतिहार वंश, अंततः परिणति क्या होती है, कन्नौज किसके नियंत्रण में जाता है। इसके लिए लड़ते लड़ते तीनों की शक्ति तबाह हो जाती है, लेकिन फिर भी चूंकि ये निकट थे तो इनका जो प्रभाव है वहां पर दिखाई देता है। अब इनके अवशेषों पर ही इस इलाके में अलग अलग राजवंश की स्थापना होती है, जो राजपूत काल के अलग अलग रियासतें या अलग अलग राज्य मौजूद हैं। तो उन राज्यों के बारे में हमारा अध्ययन होगा बारी बारी से, क्योंकि यहीं पर देखेंगे इनके ही साम्राज्य के अवशेषों पर राजस्थान, जो उस वक्त राजपूताना कहलाता था, चौहानों का राज्य था, जिसकी राजधानी शाकंभरी अजमेर जहां पर है वहीं पे शाकंभरी थी, वहां से चौहान शासक शासन करते थे। मध्य भारत में परमार थे, यहीं पर उसके मध्य से अगर हम पूर्व दिशा की ओर चले तो यहां पर खजुराहो चंदेल लोग मौजूद थे, चेरी वंश यहां पर था। उत्तर में जो कन्नौज और आसपास गढ़वाल वंश मौजूद थे। तो इन सभी की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हमें ध्यान है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना, बट इतना जरूर जाना है कि बीपीएससी की पहुंच से ऊपर आपको अध्ययन करना है। वो जहां से पूछे आपका पूरा आंसर सटीक तैयारी हो, सारा सॉल्व कर सके। तो यहां यह ध्यान रखना है कि राजपूत काल में संघर्ष कैसे होता है, कौन कौन रियासतें वो अस्तित्व में कैसे आती है। फिर यही हम लोग आगे देखेंगे कि महमूद गजनवी का आक्रमण होता है 1000 ईस्वी। तो ये घटनाक्रम चलती रहती है, वो बार बार आते हैं, आक्रमण होता है, लूटपाट मचाते हैं, वो चले जाते हैं। फिर ये क्रम निरंतर चलती रहती है जब तक राजपूत काल मौजूद है। बारी बारी से सभी राज्यों को वो लूटते हैं। कितनी बार आते हैं, क्या होते हैं, वो घटनाक्रम सिस्टमैटिक, कभी भी उछल कूद करके इधर का उधर, उधर का उधर मत पड़िए। इतिहास पढ़ना हो तो एक कंप्लीट प्रोसेस के तहत पढ़िए, कैसे कैसे घटनाएं आगे बढ़ती है। सामान्य स्टोरी सुनिए, किताबों को पढ़े हटाइए, फिर आराम से देखेंगे कि सारी चीजें मुट्ठी में कैसे कमांड हो जाता है। बस तथ्य जैसे जैसे आएंगे, तथ्यों को बाद में देखिए, पहले सामान्य कहानी सुनिए, फिर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे सबसे पहले पालों के संबंध में क्या है, और फिर एक और विचारधारा कि ये राजपूत थे कौन, थोड़ा सा उस पर हम लोग फोकस करेंगे। क्योंकि राजपूतों के विषय में कही जाती है, कुछ विद्वानों का मत, खासकर विदेशी विद्वानों का, कि ये विदेशी थे, उनके वंशज थे। लेकिन कुछ भारतीय इतिहासकारों का मत है कि ये भारतीय थे और ये क्षत्रिय ही थे जो बाद में राजपूत कहलाने लगे। तो थोड़ी सी चर्चा इस पे होगी कि ये थे कौन। देन हम लोग पूरी तरह पाल वंश, इनके बारे में अध्ययन करेंगे और फिर राजपूत काल के इतिहास
आरंभ होगी और बारी बारी से सबों का अध्ययन करेंगे। ओके।